ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज जो है रेस्ट पे होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट, करंट कब बोला जाएगा? जब चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसको हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट किया। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ये होते हैं। करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं करंट के। तो चार्ज के मोशन को करंट बोलते हैं। चार्ज के मोशन को क्या बोलेंगे? करंट। अब ये चार्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्टडी फॉर्म में होता है जब कोई सेल या फिर जैसे मैन मेड कोई चीज़ है जैसे बैटरी, ये वो चीज़ें, तो स्टडी फ्लो होएगा, ठीक है, कांस्टेंट फ्लो होएगा। लेकिन अब जो नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं उनमें चार्ज क्या होता है? स्टडी फ्लो में नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं, ऐसी ऐसी नेचुरल सिचुएशन व्हेन देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई, चार्ज फ्लोज फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ थ्रू द एटमोसफेयर। फ्लो ऑफ चार्ज इन लाइटनिंग इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन रिजल्टिंग इन करंट इज कॉल्ड ट्रांजिसेंट करंट। ऐसे करंट को ट्रांजिशन करंट बोलते हैं जिसमें जो चार्ज है वह स्टेडी नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है। बाकी जो मैन मेड चीज़ें होती हैं जैसे सेल, क्लॉक, टॉर्च, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनमें करंट क्या रहता है? स्टेडी रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें चार्ज के फ्लो को पढ़ा जाएगा जिसको हम करंट नाम देंगे। मतलब चार्ज किसी मेटलिक कंडक्टर में या सेमी कंडक्टर में ट्रैवल करेगा, ठीक है, इंसुलेटर में ट्रैवल नहीं करता है। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो लिख सकते हैं सीधा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को लिखा जाता है डी क्यू ओवर डी टी। सिंपल लैंग्वेज में चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड या फिर एसआई यूनिट इसकी एम्पियर भी होती है। तो चार्ज के फ्लो को करंट बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर held perpendicular to the direction of flow of charge is called electric current। सिंपल मतलब यही समझा रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। किसी भी कंडक्टर में चार्ज जहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा वो करंट नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री होंगे वही ट्रैवल करेंगे और उन्हीं की वजह से करंट क्या होता है? फ्लो करता है। उनको करंट चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर हो सकती है करंट की एसआई यूनिट। तो करंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्यू बाई टी। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज crosses any cross section of the conductor perpendicular to the direction of current in 1 second, then current is said to be 1 ampere। Q by T होता है करंट का फॉर्मूला। तो 1 एम्पियर कब बोलेंगे करंट को? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होएगा 1 सेकेंड के लिए। अदर यूनिट्स ऑफ करंट मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। जो भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें करंट दोनों की वजह से होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें पार्टली इलेक्ट्रॉन्स और पार्टली होल्स, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूट होता है सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स का भी और होल्स का भी। व्हाट इज होल्स? पॉजिटिव चार्ज होता है होल्स पे। और ये किस वजह से क्रिएट होते हैं सेमीकंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। होल्स इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। चैप्टर 14 में हम डिटेल में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स की पूरी बात बताई जाएगी। अभी आप सिंपल याद रखो, होल्स आर
पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो सेमीकंडक्टर में दोनों की वजह से, लाइट में भी दोनों की वजह से, ठीक है। लेकिन जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। अब आता है चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। किसी भी कंडक्टर से जितना अमाउंट चार्ज का एंटर करेगा एक साइड से, उतना ही अमाउंट दूसरे वाली साइड से बाहर आ जाएगा। मतलब अगर Q चार्ज किसी कंडक्टर में एंटर करता है तो लीव भी Q ही करेगा। जितना चार्ज एंटर करता है उतना ही चार्ज क्या करता है, लीव। यानी चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज नेवर एक्यूमुलेटेड एट एनी पॉइंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, हेंस चार्ज रिमेन सेम एंड इट इज कंजर्व्ड। ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। वैसे तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ट्रांजिशन पीछे बताया था वो क्लाउड की वजह से था, जो स्टडी चार्ज नहीं होते हैं, नेचुरल फिनोमिनास की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिसेंट करंट। और जो हम ये बैटरी से फ्लो करवा रहे हैं दैट इज कन्वेंशनल करंट। इन कंडक्टर द करंट इज ड्यू टू, कंडक्टर्स में वही अभी अभी बात हुई थी, मेटेलिक कंडक्टर्स में किस वजह से करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से प्लस की तरफ चलता है, और जो प्रोटॉन जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो हम एक सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे कि अगर डेल क्यू अमाउंट चार्ज अगर डेल क्यू डेल्टा टी टाइम के लिए फ्लो हो तो एवरेज करंट कितना होएगा। एवरेज करंट को लिखने का तरीका ये होता है टी, ऐसी ये आई, ये एवरेज का सिंबल होता है, ये जो दो ब्रैकेट लग रहे हैं, फॉर्मूला है डेल क्यू, चार्ज है डेल क्यू, टाइम कितना है डेल टी। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, इफ़ डेल टी इज़ वेरी स्मॉल, मतलब ये जीरो के क्लोज हो, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो के काफ़ी क्लोज हो, यानी टाइम पीरियड बहुत स्मॉल हो। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो काफ़ी क्विकली कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो ये टाइम क्या होएगा, बहुत कम होएगा ना। जब ये टाइम बहुत कम होता है तो आप आई को डायरेक्ट लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ क्यू। ये मतलब होता है इफ टाइम इज वेरी स्मॉल देन आई कैन बी रिटर्न एज डी क्यू ओवर डी टी। वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। इस चीज़ का यही मतलब है कि जब टाइम बहुत कम हो तो आप डेल को हटा के डी लगा सकते हो। डी हमें पता क्या होता है, डेरिवेटिव। तो इफ क्यू इक्वल टू 3t² + 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट इन 3 सेकेंड। तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। तो क्यू की वैल्यू डाल देंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है, 3t² + 2, आंसर आ जाएगा 3 एज इट इज़ रहेगा। t² का डेरिवेटिव क्या होएगा, 2 आगे आएगा, 2 - 1 और +2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। तो करंट आ गया हमारे पास 6t, टाइम कितना बोल रहा है 3 सेकेंड, तो 3 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 एम्पियर। इलस्ट्रेशन 1 क्या लिखा है, द करंट थ्रू द वायर इज गिवन बाय I = I0 अल्फा टी प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा I0 10 और अल्फा जो है 4। तो I को लिख सकते हैं हम 10 + 4t। I0 10 दिया था और अल्फा 4 दिया, तो I आ गया ये। फाइंड द चार्ज, इस बार चार्ज पूछ रहा है इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो हमें पता है I का फॉर्मूला होता है डी क्यू ओवर डी टी। तो डी क्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आई डी टी। तो डी क्यू को ऐसे रखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आई की वैल्यू ये डाल दो जो ये दी हुई है, 10 + 4t dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे q आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लेनी है, जो टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड बोला है तो 0 to 10, 10 सेकेंड बोला तो 0 to 10। तो ये आ जाएगा q
10 का बताओ क्या होता है, 10t, कांस्टेंट टर्म का t मल्टीप्लाई हो जाता है इंटीग्रेशन में, प्लस 4t का क्या होएगा, टी स्क्र बाई 2। अब हमें लिमिट पुट करनी है 0 to 10, तो पहले 10 पुट करो, 10 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 का स्केयर ओवर 2, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो Q आ गया हमारे पास 100 और ये 200, तो ओवरऑल 300 कूलम चार्ज आ गया। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब J इक्वल टू आई ओवर ए। अगर हम इसकी SI यूनिट लिखें तो क्या होगी बताओ, करंट की एम्पियर और एरिया, नीचे एरिया है ऊपर करंट है, ये एरिया है, तो एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके -2 लिख देंगे इसको। तो J जो है करंट डेंसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। J जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर का एरिया करंट की ही डायरेक्शन में है, मान लो इधर को करंट है DI और इसी डायरेक्शन में इसका एरिया भी है DA, तब तो करंट डेंसिटी डायरेक्ट लिख दी जाएंगे DI ओवर DA। बट अगर किसी कंडक्टर का एरिया करंट के साथ कुछ एंगल बनाए, अब ये एरिया वेक्टर है मान लो, तो ये करंट के साथ कुछ एंगल बनाए, तो करंट की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होएगा DA cos थीटा, वो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में नीचे लिखा जाएगा एरिया की जगह। तो एरिया की जगह अब लिखा जाएगा DA cos थीटा। सिंपल याद रखिए, अगर एंगल दिया है तो एरिया DA cos थीटा लिखना है, और एंगल नहीं दिया है तो एरिया क्या होएगा, DA होएगा। फॉर्मूला वही रहेगा DI ओवर DA, मतलब करंट ओवर एरिया। एवरेज करंट डेंसिटी को ऐसे लिखा जाएगा D डेल I ओवर डेल A cos थीटा। अगर डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल हो, इफ डेल A इज वेरी स्मॉल, अगर डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल हो तो हम सीधा J को ऐसे लिख सकते हैं DQ DI ओवर DA cos थीटा। डेरिवेटिव लिख देते हैं, ये हमने अभी पढ़ा पीछे, क्योंकि इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा लिमिट डेल A टेंड्स टू 0, और फिर पूरी टर्म को डेरिवेटिव बांध देते हैं, मतलब जहां डेल था वहां पे D लगा देते हैं स्मॉल एरिया के लिए। तो बेसिकली J जो है वो क्या है, DI ओवर DA cos थीटा है। तो अगर मैं यहाँ से DI निकाल लूँ तो मेरे पास आ जाएगा J DA cos थीटा, और ये एक वेक्टर बन रहा है J डॉट DA DI, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, ये I बन जाएगा, ये J बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन DA क्या हो जाएगा, एरिया, इंटीग्रेशन DA इक्वल टू A। तो हमारे पास I इक्वल टू JA, तो J इक्वल टू I ओवर A। 0.2 mm diameter copper wire and 5 mm diameter of iron wire. The current flows through the both wire 8 ampere. Find current density in iron wire and current density in copper wire. तो आयरन के लिए सॉल्व करते हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, J इक्वल टू आई ओवर ए। आई कितना फ्लो हो रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो बड़ी वाली है ये आयरन वाली वायर है, जो पतला क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कॉपर का है। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर, और एरिया क्या होता है, सर्कुलर एरिया होता है। एरिया कौन सा देखना पड़ता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या चीज़ है, रेडियस। हमें डायमीटर गिवन है, बड़ी वाली का कितना डायमीटर है, 5 mm, तो आधा कितना हो जाएगा, 5/2, तो 8 डिवाइड बाई पाई को डाल दो 3.14,
आर को डाल दो 5/2 mm में है, 10⁻³ का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। कॉपर के लिए J = I/A, एम्पियर आई करंट तो सेम है उसमें भी, 8πr²। उसका आर जो है वो डायमीटर का हाफ होएगा। उसका डायमीटर कितना क्वेश्चन में दिया है? 0.2 mm। तो हम लिख सकते हैं 8/3.14। आर की जगह क्या लिख दिया? 0.2 का हाफ, मतलब 0.1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। इलस्ट्रेशन 3, द करंट डेंसिटी along the axis of cylindrical conductor having the radius r is given by J = J0 1 - r²/r²। Find the current along the length at a distance r from the axis। तो हम एक कंडक्टर बनाएंगे जिसकी बात हो रही है, उसमें करंट डेंसिटी आपको दी हुई है और उसके एक्सेस से आर डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसकी विड्थ dr है। इस छोटे से एलिमेंट को कंसिडर किया आर डिस्टेंस पे, जिसकी विड्थ क्या है? dr है। तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या होएगा? dA क्या होएगा बताओ? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होती है सर्कल की? 2πr, और विड्थ हमने लेट की हुई है dr। तो ये आ गया एरिया। करंट पूछ रहा है तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो। J = DI/DA, करंट डिवाइड बाई एरिया होता है ना फॉर्मूला। तो DI = क्या हो जाएगा? J × DA। अब हमें J क्वेश्चन में दिया हुआ है और DA हमने निकाल लिया, स्मॉल एरिया। तो बताओ DI को ऐसे लिख सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 2πJ0 ऐसे ही रहने दो। ब्रैकेट के अंदर इस छोटे r को मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल r माइनस स्मॉल r³ डिवाइड बाई r²। बाहर क्या चल रहा है? dr। अब इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट लेनी है 0 टू रेडियस। रेडियस क्या थी? कैपिटल R। क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल रेडियस बोली हुई। अब 2πJ0 तो कांस्टेंट है। अब छोटे r की क्या होगी? r²/2, और यहाँ पे स्मॉल r³ का क्या होगा? बड़े वाले r² का कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r चल रही है इंटीग्रेशन। r⁴/4 हो जाएगा इसकी। कैपिटल R² को नहीं छेड़ना है। 0 टू r लिमिट डाल देनी है। 2πJ0 कैपिटल R²/2, अपर लिमिट डाल रहा हूँ स्मॉल r की जगह। एक बार क्या डालना है? अपर लिमिट, और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? कैपिटल R, माइनस कैपिटल R⁴/, नीचे वाली टर्म एज इट इज रखो। जब हम लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब 2πJ0, इस वाले r² से ये r⁴ कट गई, तो यहाँ पे r का स्क्वायर ही बचा, और r का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो बचा 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 1/4। एलसीएम अंदर क्या आएगा? 1/4। तो 2πJ0 r², एलसीएम आ गया 1/4, ये कट गया 2। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास πJ0 r²/2।
Ohm's law, under a definite physical condition, that is constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी V ओवर I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होता है वो R होता है, R फॉर रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस। जब भी मैं कंडक्टर की बात करूं आपको दिमाग में वायर आ जानी चाहिए सीधा, ठीक है। एक कंडक्टर मतलब एक वायर, उसको हमने वोल्टेज दी, जितनी आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना इस पे क्या होएगा, करंट फ्लो होएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बट क्या चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और वो कब कांस्टेंट रहेगी, जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ तो तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो V इक्वल टू आई आर आ गया ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर। आपने ध्यान रखना है, वेयर R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन इन दी, या रुकावट या अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, जो कि क्या है, ओम्स लॉ के हिसाब से कांस्टेंट है। बट कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, ठीक है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। सिंबल बनाना है ऐसे और लिखना है ओम। रेजिस्टेंस डिपेंडेंस किस किस पे ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर 1 मटेरियल पे, नंबर 2 टेम्परेचर पे, नंबर 3 डायमेंशंस पे। डायमेंशन मतलब लेंथ और एरिया। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो SI यूनिट जो कंडक्टेंस की होगी वो ओम का उल्टा हो जाएगा। तो स्पेलिंग तो MHO, स्पेलिंग भी उल्टी हो जाती है, और सिंबल में -1 लगा लेते हैं, ठीक है। ओम -1 कंडक्टेंस की डेफिनेशन अगर बोली जाए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तो है ही है। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा जाए कि हाउ मच करंट, कंडक्टेंस क्या बताता है, हाउ मच करंट कैन बी allowed to flow through कंडक्टर। मतलब कोई कंडक्टर कितना करंट फ्लो करने को अलाउ करता है, मतलब, ठीक है। हाउ मच करंट कैन बी अलाउड टू फ्लो थ्रू कंडक्टर, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी कंडक्टिविटी पे। कितना वो मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकता है, कितना वो मिनिमम करंट, एक रेंज होगी। मतलब Ohm's law is not a fundamental law of nature like gravitational law and Coulomb's law. It gives only relationship between potential and current. किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, आप सिचुएशन चेंज करोगे ग्राफ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, एक तरफ वोल्टेज एक तरफ करंट। अगर मैंने 10 डिग्री रखा टेम्परेचर तो ऐसा ग्राफ बना, और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 50 डिग्री रखा तो ऐसा ग्राफ बना। तो सिचुएशन चेंज, ग्राफ चेंज, इसे स्लोप कहते हैं। ये एंगल को क्या कहते हैं, स्लोप। तो ये T1 की स्लोप हुई और ये T2 की स्लोप हुई। तो जिसकी स्लोप कम होती है वो टेम्परेचर बड़ा होता है, यानी जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है वो टेम्परेचर कम होता है। तो T1 इज लेस देन T2। जैसे आपको एक एग्जाम्पल आ गया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इधर V बना हुआ है, इधर I बना हुआ है। उसने बोला एक वायर है जिसके बीच में VI करेक्टरिस्टिक्स ये है एट द टेम्परेचर T1
और एक ये है एट द टेम्परेचर T2। आपसे पूछा जाए विच टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, तो आपको स्लोप से पता चलेगा। जिसकी स्लोप ज़्यादा वो टेम्परेचर कम होता है, यानी स्लोप इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, तो जिसकी स्लोप कम वो टेम्परेचर ज़्यादा, तो आंसर होएगा T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इन ऑल द मेटल सम ऑफ इंसुलेटर एंड सम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ओबे द ओम्स लॉ, सच डिवाइसेस कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस को बोला जाता है ओमिक, और जो फॉलो नहीं करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, नॉन ओमिक। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आएगा। ये 3 पॉइंट और 3 ग्राफ आपने याद रखने हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आई और वी का लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। तो पहला पॉइंट तो सीधा सीधा बन गया कि वी आई रिलेशन आर नॉन लीनियर। जैसे सेमीकंडक्टर में नहीं बनता है, डायोड में नहीं बनता है, ट्रांजिस्टर में नहीं बनता है। कैसा बनता है इनमें, ऐसा थोड़ा टेढ़ा और काफ़ी आगे जाके लीनियर बनता है। इस वाले पॉइंट से थोड़ा लीनियर बनना स्टार्ट होता है। अच्छा, दूसरा रिलेशन है कि अगर V का साइन चेंज कर दिया जाए, मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, तो I का करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाता है। पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए प्लस V के लिए I ऐसे बनता है I और V का ग्राफ, और माइनस V के लिए I और V का ग्राफ ऐसे बनता है। अगेन ये भी सेमीकंडक्टर में ही होता है, ठीक है। सर ये फैक्ट वाला दोबारा। तो V और I का रिलेशन V के साइन पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसे डिवाइसेस के लिए V और I का ग्राफ यूनिक भी नहीं होता है, सेम नहीं होता है। कैसे, हर डिफरेंट वोल्टेज पे देखो V1, V2, V3, इस ग्राफ में क्या देखा जा रहा है कि इन 3 अलग अलग वोल्टेज पे सेम करंट है। तो क्वेश्चन ओम्स लॉ तो ये बताया गया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब V बढ़ रहा है I नहीं बढ़ रहा है, यानी ये नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए है ना। नॉन ओमिक कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनमें हो सकता है कि I की सेम वैल्यू हो डिफरेंट डिफरेंट V के लिए। ये टनल डायोड इसका एक एग्जांपल है। रेजिस्टेंस का सिंबल R, क्या डेफिनेशन होती है, द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में अपोजिशन आनी मतलब रुकावट आनी। रेजिस्टेंस का V/I एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। ऑल्सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। जैसे अभी लेंथ L है और हमने इसको स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, और इसकी लेंथ खींच के हमने 12 कर दी, तो अगर लेंथ डबल करी है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दूसरा है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर अभी एरिया A है और हमने इसका एरिया A/2 कर दिया, तो हमने एरिया हाफ किया है, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा फैक्टर है मटेरियल पे, क्योंकि मटेरियल से क्वालिटी चेंज होएगी, क्वालिटी से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे रजिस्टिविटी कांस्टेंट लगाना है, जिसका सिंबल रो होता है। रो इज रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इज क्वालिटी ऑफ वायर या क्वालिटी ऑफ कंडक्टर। हायर रजिस्टिविटी गुड क्वालिटी, जिसकी हायर रजिस्टिविटी होएगी वो गुड क्वालिटी का होएगा। तो रजिस्टिविटी के सिंबल को रो बोलते हैं। रो का रिलेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, RA/L, और SI यूनिट ऑफ रो लिख सकते हैं ओम मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो कट जाएगा, ओम मीटर बोल सकते हैं इसको। रो डिपेंड अपॉन नंबर 1 मटेरियल
क्वालिटी है तो मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही। नंबर 2 टेम्परेचर, रो डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस, मतलब लेंथ, विड्थ, एरिया। एग्जाम्पल देखो कैसे। आप किसी क्वालिटी की वायर लेते हो 10 मीटर, आपने उसके 2 पीस कर दिए, एक 5 मीटर का कर दिया और अगले वाला भी 5 मीटर का कर दिया, तो क्वालिटी तो सेम रही ना वायर की। इसीलिए लेंथ को हाफ किया आपने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वालिटी पे। इसीलिए क्वालिटी क्या है, रो, यानी ये रो डिपेंड नहीं करेगा लेंथ और एरिया पे। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/रो। एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर -1। एक और होती है साइमन मीटर -1, जिसको हम सिंबल की फॉर्म में एस मीटर -1 भी लिखते हैं। साइमन मीटर -1 इसी की है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वी का फॉर्मूला क्या आता है ओम्स लॉ के हिसाब से, आई आर की जगह रो एल ओवर ए डाल देना है और आई ओवर ए को जे डाल देना है, वी को ई इंटू एल डालना है, एल से एल कट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखते जाएं। आर को हमने डाला रो एल ओवर ए और यहाँ पे आई ओवर ए को हमने डाला जे और यहाँ पे वी को डाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, इक्वल टू जे रो आ गया तो जे आ जाएगा ई बाई रो, और 1/रो जो होता है वो होता है अभी अभी बताया 1/रो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा ई, 1/रो को सिग्मा पुट कर दिया तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो जे पे एरो लगेगा और ई पे लगेगा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।